अध्याय 48 भारत में अंग्रेजी राज्य का प्रभाव तथा उसके तीन। सबसे स्पष्ट तथ्य है भारत में अंग्रेजी राज्य का वनध्यपन और इससे भारतीय जीवन का निष्फल होना। बाय जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि भारत का रक्तस्राव करना ही है, अतएव ये रक्तस्राव सावधानी से ही करना चाहिए। सेलिसबरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, 1874 to 78। लेखा जोखा वाद विवाद। भारतीय जीवन पर अंग्रेजी राज्य के प्रभाव के विषय में वाद विवाद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आरंभ हुआ और आज भी जारी है। दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, डी.ई. वाचा तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे राष्ट्रवादी लेखकों ने भारत में अंग्रेजी राज्य का मूल्यांकन करना आरंभ किया और इस निश्चय पर पहुंचे कि अंग्रेज भारत का शोषण कर रहा है और भारतीय धन की निकासी कर रहा है। इस प्रकार के लेखों से और राष्ट्रवाद के उत्थान के कारण अंग्रेजी इतिहासकारों ने पितृवाद तथा प्रन्यासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा कि अंग्रेज तो केवल भारत को सभ्य बनाने का उद्देश्य ही निभा रहे हैं। भारतीय जीवन पर अंग्रेजी नीतियों के प्रभाव की तो उन्होंने अनदेखी ही कर दी। प्रथम विश्व युद्ध के थपेड़ों, राष्ट्रीय आंदोलन की लोकप्रियता तथा 1917 की रूसी क्रांति के पश्चात साम्राज्यवाद विरोधी विचारों के फैलने के कारण इस लेखा जोखा वाद विवाद के स्वरूप में कुछ परिवर्तन हुए। यद्यपि रैमजे मेयोर, पी.ई. रॉबर्ट्स तथा एच.एच. डॉडवेल इत्यादि बहुत से लेखक भारत को अंग्रेजी राज्य से लाभों तथा इस अमूल्य उपहार के विषय में लिखते अभी भी नहीं थके, परंतु कुछ लोगों ने, जैसे उदाहरण के रूप में पी.ई. रॉबर्ट्स ने इस तथ्य को तर्कसंगत माना कि भारतीयों का अपना शासन पर नियंत्रण होना चाहिए। कुछ भारतीय राष्ट्रवादी लेखकों जैसे तिलक, लाजपत राय, गांधी, राजेंद्र प्रसाद तथा नेहरू इत्यादि ने अंग्रेजी राज्य के विषय में अधिक आलोचनात्मक रुख अपनाया और भारतीय सामाजिक त्रुटियों के लिए इंग्लैंड को दोषी ठहराया। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पर्सिवल स्पीयर, पर्सिवल ग्रिफिथ्स, फिलिप वुडरफ, माइकल एडवर्ड्स इत्यादि लेखकों ने अंग्रेजों की भारत को लूटने तथा रचनात्मक भूमिका के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न किया है। वुडरफ के अनुसार अंग्रेजों के राज्य की प्रतिक्रिया के रूप में भारत में राजनीतिक जीवन का उत्थान हुआ और इसी में उस राज्य की सफलता है। एडवर्ड्स के अनुसार स्वतंत्र भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों को इंग्लैंड ने समर्थन देकर खड़ा किया है और इस शोषण के कारण ही उद्देश्य की एकता उत्पन्न हुई और अत्याचारी राज्य से ही राष्ट्रवाद की भावना उपजी। फिलिप ने उपहासपूर्ण दृष्टि से ये कहा कि ये भारत आंगल संबंध तो एक प्रकार से एक वीर जॉन बुल रूपी पुरुष का एक भारत रूपी विनम्र स्त्री से विवाह रूपी बंधन था, जो 15 अगस्त 1947 को तलाक में फलीभूत हुआ और अब दोनों पक्ष ही अपने प्राचीन संबंधों के विषय में कुछ सुखद स्मृतियों तथा खेदों की याद को दिल से निकालकर विस्मृति के गहन अंधकार में छिपाकर समानता के स्तर पर मित्रवत रहने का निश्चय किए हुए हैं। पृष्ठ 458। अंग्रेजी विजय का स्वरूप। इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि अंग्रेजों की भारत विजय उन सभी विजयों जो आज तक कभी भी नहीं हुई थी उनसे भिन्न थी तथा अधिक गंभीर थी। पूर्व विजेता अरब, तुर्क तथा मुगल जिन्होंने भारत रौंद डाला, अधिक उत्तम भारतीय हिंदू संस्कृति से प्रभावित हुए। जब अंग्रेजों ने भारत को विजय किया तो वे यूरोप में सबसे समृद्ध देश था और इसी कारण उनका भारतीय संस्कृति से प्रभावित होना अधिक कठिन था। पहले के विजेताओं जिन्होंने भारत को ही अपना देश बना लिया, उनसे भिन्न अंग्रेजों ने भारतीय आर्थिक साधनों का अपने देश अर्थात इंग्लैंड को समृद्ध बनाने के लिए प्रयोग किया। दादा भाई नौरोजी ने जब सुंदरलैंड को 1905 में पत्र लिखा तो उनका संकेत इसी ओर था। उन्होंने लिखा था, भारत की स्थिति बहुत ही शोचनीय है। उसकी स्थिति स्वामी तथा दास से भी अधिक बुरी है। ये लूट की एक ऐसी अवस्था है जहां सब कुछ क्षमा कर दिया जाता है। वे लुटेरे जो भारत में अंग्रेजों से पहले आए, आकर चले जाते थे और उसके पश्चात भारत को पर्याप्त समय मिल जाता था जिसमें वो पुनः अपनी हानि की पूर्ति करने तथा समृद्ध बनने में सफल हो जाता था। परंतु अब तो ऐसा नहीं है। अंग्रेजों का भारत पर आक्रमण चल रहा है
लूट जारी है, कोई विराम नहीं, अपितु बढ़ रही है और निर्धन देश को संभलने का कोई अवसर ही नहीं है। भारत पर प्राचीन आक्रमणों की अंग्रेजी आक्रमणों से तुलना करते हुए कार्ल मार्क्स ने लिखा था, इसमें कोई संदेह नहीं कि अंग्रेजों द्वारा भारत पर किया गया अत्याचार उन सभी अत्याचारों से कहीं अधिक कड़ा तथा भिन्न है जो कि भारत को आज तक सहना पड़ा है। वे सभी गृह युद्ध, आक्रमण, क्रांतियां, विजयें, अकाल जो विचित्र रूप से मिश्रित, विनाशकारी तथा तीव्र गति वाले प्रतीत होते हों, तल से अधिक नीचे नहीं जाते थे। इंग्लैंड ने तो भारतीय समाज का संपूर्ण ढांचा ही भंग कर दिया है। पूर्व के आक्रांताओं ने भारतीय सामाजिक तथा आर्थिक आधार को नहीं बदला था और उनमें से अधिकांश भारतीय जीवन का अंग बन गए थे। अंग्रेजी विजय ने तो भारतीय सामाजिक तथा आर्थिक आधार ही तोड़ दिया है। ये लोग सदैव विदेशी रहे और सदैव अपना कर प्राप्त करते रहे। भारतीय जीवन में जो भी राजनीतिक, प्रशासकीय, आर्थिक, सामाजिक तथा बौद्धिक परिवर्तन पिछले 200 वर्षों में देखने को मिले, वे अंग्रेजों ने परोपकार की भावना से प्रेरित होकर नहीं किए, अपितु वे तो साम्राज्यी शासकों के भारत पर और भी अधिक दृढ़ जकड़ स्थापित करने हेतु किए गए प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप थे। ये भी कहना ठीक होगा कि राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तन अंग्रेजों की अनिच्छा से आए अथवा आकस्मिक आए। जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही कहा है कि भारत में परिवर्तन पाश्चात्य प्रभाव से आए, अंग्रेजों की लगभग अनिच्छा से आए। वे तो इन परिवर्तनों की गति को केवल धीमा ही कर सके। कार्ल मार्क्स की टिप्पणी अंग्रेजी राज्य के विषय में। कार्ल मार्क्स ने न्यूयॉर्क के डेली ट्रिब्यून 1853 में छपे लेखों की एक श्रृंखला में एशिया के समाज, विशेषतः भारत और चीन की समस्याओं का बहुत ही उत्तम विश्लेषण किया। यह विश्लेषण इंग्लैंड के पूंजीवाद के उत्थान के लिए मंडियों की खोज में साम्राज्यवाद के संदर्भ में किया गया। एक मार्मिक अंतर्दृष्टि से उसने एक पूर्व उपनिवेशीय भारतीय सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्था का विश्लेषण, 2 अंग्रेजी राज्य और यूरोपीय पूंजीवाद का भारत पर मध्य 19वीं शताब्दी तक प्रभाव और 3 अंग्रेजी राज्य का आने वाले भारत पर प्रभाव के विषय में भी अपने विचारों को लेखनीबद्ध किया। अंग्रेजों की भारत में विनाशकारी भूमिका के विषय में उन्होंने उनके स्थानीय समाज का अर्थ रहित विनाश का वर्णन किया और कहा कि अंग्रेज निकृष्टतम भावनाओं से प्रेरित हुए और इसे मूर्खतापूर्ण ढंग से लागू किया। पृष्ठ 459। अंग्रेजों की भारत में भूमिका केवल स्थानीय धन का असभ्य लूटना तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का नाश करना है। भारत में उनके पुनर्जीवनप्रद कार्य जो अभी आरंभ ही हुआ था तथा जिसके निश्चित लक्षणों में ही एशिया की गतिहीनता निहित थी, उसके विषय में उन्होंने निम्नलिखित लक्षणों की ओर निर्देश किया। 1 नवनिर्मित तार प्रबंधों द्वारा भारत के राजनीतिक रूप से अपूर्व एकीकरण होगा। 2 भारत में रेल लाइनों के विकास से ग्रामों के पृथक्करण का अंत और वाष्पयानों द्वारा भारत की यूरोप से तीव्रगामी संचार व्यवस्था की स्थापना होगी। 3 अंग्रेजी मिल मालिकों के हित में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास होगा तथा रेल व्यवस्था आधुनिक उद्योगों की अग्रगामी बनेगी। 4 आधुनिक उद्योग वंशानुगत श्रम विभाजन का नाश कर देंगे। 5 भूमि में व्यक्तिक अधिकार की स्थापना होगी जो एशिया में परम आवश्यक है। 6 भारत में स्वतंत्र समाचार पत्र पनपेंगे तथा यूरोपीय विज्ञान से ओतप्रोत शिक्षित भारतीय वर्ग का उत्थान होगा जो अंग्रेजी साम्राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। मार्क्स का विश्वास था कि ये विकास कार्य अंग्रेजों के भारत में सकारात्मक तथा रचनात्मक ऐतिहासिक उद्देश्य को पूर्ण करने में सहायक होगा, जिससे एशिया में पाश्चात्य समाज की भौतिक नींव पड़ेगी। परंतु दुर्भाग्य से अंग्रेजों की भूमिका उसकी भविष्यवाणी के विपरीत हुई। संक्षेप में अंग्रेजी राज्य का भारत पर प्रभाव इस प्रकार था। राजनैतिक प्रभाव। एक दृढ़ केंद्रीय सरकार के अधीन भारत की राजनीतिक एकता स्थापित होना संभवतः अंग्रेजी राज्य की सबसे प्रमुख देन थी। साम्राज्यवाद का निष्ठुर तर्कपूर्ण रूप तब प्रकट हुआ जब हिमालय से कन्याकुमारी तक तथा चटगांव से खैबर तक समस्त प्रदेश अंग्रेजों के अधीन हो गया। यदि अंग्रेजी भारतीय प्रांत प्रत्यक्ष साम्राज्यी शासन में थे तो भारतीय रियासती प्रदेश उनके अप्रत्यक्ष शासन में थे। अंग्रेज
सत्य में ही ये गर्व कर सकते थे कि उनके अधीन मौर्य अथवा मुगल साम्राज्य से अधिक प्रदेश था। ब्रिटेन ने भारत को शांति भी दी, जिसके गुणगान करते अंग्रेजी लेखक नहीं थकते। इनके पास आंतरिक तथा बाह्य रक्षा के लिए एक सुदृढ़ सेना थी। इनके पास शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अच्छा पुलिस दल भी था। यद्यपि इस सब का भारतीय करदाता पर बहुत बोझ था। जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत पते की बात कही है। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने वास्तव में ही भारत को अव्यवस्था तथा गड़बड़ी से बचाया। यद्यपि बहुत मात्रा में ये गड़बड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा उसके गुमाश्तों ने ही फैलाई थी। दूसरे, ये सुदृढ़ सेना तथा पुलिस भारत में लोकप्रिय आंदोलन को दबाने के लिए भी प्रयोग की जाती थी। अंग्रेजी राज्य का एक अन्य प्रभाव भारतीय राष्ट्रवाद की भावना का उत्पन्न होना तथा राष्ट्रीय आंदोलन का पनपना था। साम्राज्यवादी शासकों को समस्त देश के लिए एक सी प्रशासन प्रणाली स्थापित करने पर बाध्य होना पड़ा और उन्होंने सैनिक संरक्षण तथा आर्थिक शोषण के लिए सड़कों, रेलों तथा डाकतार की सुचारू व्यवस्था स्थापित की। इससे भारत में एकता स्थापित हुई और एकता की भावना जागी। आंग्ल शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ और समाचार पत्रों का विकास हुआ। इन सभी ने राष्ट्रवाद, जातीयता, राजनैतिक अधिकार इत्यादि आधुनिक धारणाओं को बढ़ावा दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी संपूर्ण भारत के लिए एक राजनीतिक संस्था के लिए आधार बनाया। A.O. ह्यूम, विलियम वेडरबर्न, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड वेब, हेनरी कॉटन इत्यादि जैसे जागृत साम्राज्यवादियों ने ये प्रयत्न किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजभक्त तथा अहानिकारक संस्था ही बनी रहे और वे इसके मंच को अंग्रेज समर्थक तथा रूस विरोधी विचारों को फैलाने के लिए प्रयोग करते रहे। परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में प्रौढ़ हो गई और इसने अंग्रेजों के भारत पर राज्य करने के तर्क को ही चुनौती देनी आरंभ कर दी। स्वराज्य की मांग तो आनी आवश्यक ही थी। पृष्ठ 460। भारतीय राष्ट्रवाद का विकास अंग्रेजों के मन को कभी नहीं भाया। उन्होंने 1001 साधनों से इसको निष्फल तथा शक्तिहीन बनाने का प्रयत्न किया। अंग्रेज शासक वर्ग कांग्रेस को हिंदू संस्था ही मानता रहा और इन्होंने मुसलमानों को राजनीतिक आंदोलन से दूर रखने का प्रयत्न किया। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानसभाओं तथा परिषदों तथा स्थानीय इकाइयों में भिन्न भिन्न जातियों के लिए स्थानों का संरक्षण, सरकारी पदों, पुलिस सेना, छोटी बड़ी सेवाओं सभी में धर्म के अनुपात से स्थान पूर्ति करना, इन सभी साधनों से उन्होंने भारत में स्वस्थ राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन को विशाला बनाने का प्रयत्न किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय राजनीतिक जीवन में भारतीय राजाओं को एक तीसरी इकाई के रूप में लाकर खड़ा किया। यही नहीं, इसमें बड़े बड़े जमींदार तथा अनुसूचित जातियां भी थीं। इस प्रकार अंग्रेजी नीतियों ने भारतीय राष्ट्रीयता के मूल पर ही कुठाराघात किया और 1947 में भारत छोड़ने से पूर्व इसको 2 स्वतंत्र भागों भारत तथा पाकिस्तान में बांटकर आने वाले समय के लिए एक स्थायी युद्ध स्थल बना दिया। बल्कान जैसी स्थिति भारत के समक्ष थी। इस प्रकार भारत को एक सुदृढ़ शक्तिशाली इकाई के रूप में देखने का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वप्न अंग्रेजी कूटनीति के कारण चूर चूर हो गया तथा अंग्रेज जो एक सुदृढ़ तथा शक्तिशाली भारत के निर्माण पर गर्व करते थे, जाने से पहले इसके टुकड़े टुकड़े तथा इसे शक्तिहीन कर गए। सत्य ही कार्ल मार्क्स ने भारत में अंग्रेजी नीति को आइलैंडीय की संज्ञा दी है। इंग्लैंड ने यह भी दावा किया कि उन्होंने महान प्रजातंत्रीय उद्देश्य से भारत में संसदीय प्रणाली आरंभ की। अंग्रेजी लेखक दिन रात ये राग अलापते हैं कि भारत में अनंत काल से पूर्वी निरंकुशता चल रही थी और भारत को किसी अन्य प्रकार के शासन का पता ही नहीं था। उनके अनुसार अंग्रेजों को स्वैरतंत्री प्रशासन ही उत्तराधिकार में मिला और उन्होंने इसके स्थान पर उदारवादी प्रणाली का विकास किया, जिसका प्रारंभ वे विलियम बेंटिक के काल से मानते हैं। उनके अनुसार प्रतिनिधि प्रणाली 1861, 1892 तथा 1909 के एक्टों द्वारा भारत में आरंभ की गई। ये भी कहा जाता है कि स्वशासन की ओर प्रथम प्रयत्न 1919 के भारत सरकार के अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा किए गए,
जिन्हें 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा बढ़ावा दिया गया, जब केंद्र में दोहरा शासन तथा प्रांतों में स्वशासन लागू किया गया। सर हेनरी लॉवेट, इन्होंने 1919 में लिखा था कि ब्रिटेन ने 2/3 भारत में प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली लागू करने का दृढ़ संकल्प किया हुआ है, परंतु 1947 तक भी भारत में शासन व्यवस्था निरंकुश ही रही। सत्य तो यह है कि पूर्वी निरंकुशवाद का स्थान अंग्रेजी निरंकुशवाद ने ले लिया। उपनिवेशवादी शासकों ने अंग्रेजी निरंकुशवाद को एक संवैधानिक रूप देकर इसे संवैधानिक निरंकुशवाद बना दिया। विधि तथा प्रशासन। संभवतः अंग्रेजी राज्य का सबसे स्थायी प्रभाव विधि तथा प्रशासन के क्षेत्र में है। अंग्रेजों ने अपने प्रदेशों में विधि का शासन लागू किया। हीनतम व्यक्ति को भी निजी स्वतंत्रता प्राप्त थी। उदाहरण के रूप में बंदी प्रत्यक्षीकरण के अनुसार किसी व्यक्ति को स्थानीय कार्यकारी न्यायिक प्राधिकरण के लिखित आदेश के बिना बंदी नहीं बनाया और जेल में नहीं रखा जा सकता था, चाहे वायसराय भी ऐसा करना चाहता हो। शासकीय अधिकारी भी अपने शासकीय कार्य करते हुए अपने गलत काम के लिए न्यायालयों में उत्तरदायी थे। इस विधि के शासन के आवश्यक उपसिद्धांत के अनुसार न्याय के सम्मुख बराबरी भी निश्चित थी। जाति पाति से बंधे हुए समाज में ये तो अनोखी बात थी। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने विधि को संहिताबद्ध भी किया। 1859 में व्यवहार संहिता, सिविल प्रोसीड्यूर कोड तथा 1861 में दंड प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर में स्पष्ट तथा निश्चित शब्दों में विधि लिख दी गई और वो सभी बड़े छोटे लोगों पर जाति, वर्ग तथा धर्म के भेदभाव रहित समान रूप से लागू कर दी गई। पृष्ठ 461। इसी प्रकार अंग्रेजों ने एक श्रेणीबद्ध रूप से छोटे बड़े न्यायालयों का गठन किया, जो दीवानी, फौजदारी तथा कर संबंधी मामलों को निपटाते थे और जिनमें उच्च न्यायालयों तथा प्रीवी काउंसिल तक अपील करने की अनुमति थी। जो कानून व्यवस्था अंग्रेजों ने स्थापित की, उसमें त्रुटियां भी थीं। वो जटिल थी तथा साधारण व्यक्ति की समझ से परे थी। ये बहुत महंगी थी और पढ़ा लिखा धनी व्यक्ति अनपढ़ तथा निर्धन को विलंब द्वारा थका सकता था। झूठ, कपट तथा छल का बोलबाला था। विलंब इस व्यवस्था का सबसे त्रुटिपूर्ण पक्ष था। वकीलों का इन मामलों को लंबा करने में स्वार्थ निहित था, जो पैसे देने वाले मुवक्किल की ओर से लड़ते थे। स्वतंत्र भारत की सरकार भी इस त्रुटि को दूर करने में सफल नहीं हुई है, परंतु इस व्यवस्था का संभवतः सबसे घृणित पक्ष यूरोपीय लोगों के मामले निपटाने के लिए एक विशेष व्यवस्था का प्रावधान था। इल्बर्ट बिल ने इस घृणित व्यवस्था को दूर करने का असफल प्रयत्न किया, जिससे ये और भी स्पष्ट हो गई। भारतीय जानपद सेवा का गठन और कार्य एक विशेष पद्धति के अनुसार ही चलता था और इसकी दक्षता तथा निष्पक्षता मशीन की तरह थी, जो कि अंग्रेजों के पूर्व के भारतीय राजाओं, गवर्नरों, न्यायाधीशों की भांति स्वेच्छा पर निर्भर नहीं थी। आईसीएस के पदाधिकारी जो जिलों पर कर संग्राहक, दंडनायक तथा न्यायमूर्तियों के रूप में काम करते थे, वे सभी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, भारत के गवर्नर जनरल इत्यादि की इच्छाओं की अनदेखी करके सत्य तथा निष्ठा के ऊंचे मानदंडों का प्रमाण देते रहते थे। जैसे प्रोफेसर बीबी मिश्रा ने कहा है कि अंग्रेजी राज्य की भारत को देन के रूप में सबसे प्रमुख थी भारतीय जानपद सेवा का गठन। वास्तव में ये भारतीय शासन का मेरुदंड थी, जिसको साधारण लोग निजी व्यक्तित्व, संपत्ति, जीवन तथा स्वतंत्रता का रक्षक मानते थे। ये भी सत्य है कि इस भारतीय जानपद सेवा में भी त्रुटियां थीं। अंग्रेजी संसद के प्रस्तावों और सम्राटों की घोषणा की इस सेवा की भर्ती केवल प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा ही होनी चाहिए, फिर भी ये सेवा प्रमुख रूप से यूरोपीय ही रही। भिन्न भिन्न छलों जैसे परीक्षा का केवल लंदन में करना, आयु का कम करना, पाठ्यक्रमों का अंग्रेजी प्रतियोगिता के अनुरूप होना, जबकि भारतीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम जो अंग्रेजों द्वारा ही निश्चित किए जाते थे, परीक्षा के अनुरूप नहीं होते थे। साक्षात्कार के अधिक अंक, घुड़सवारी की परीक्षा इत्यादि द्वारा भारतीयों को इस सेवा से बाहर रखा जाता था। सबसे बड़ी बात तो यही थी कि ये दक्षता, जिस पर उन्हें बहुत गर्व था, रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में हाथों से अस्पृश्य बन गई, अर्थात वो उन लोगों की जिन पर वो राज्य करने के लिए नियुक्त किए गए थे, भावनाओं को पूर्ण अनदेखी करके और प्रायः उनके प्रति घृणा की दृष्टि रखकर ही काम करते थे। इससे भी घृणित बात ये थी
कि इस सेवा के पदाधिकारियों ने अपने आप को भारत के लिए परम आवश्यक मानना आरंभ कर दिया और अनजाने में ही भारतीय हितों को अपने हितों के लिए अभिन्न बना लिया। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि वो भारत को चलाते थे, वही भारत थे और जो कुछ भी उनके हित में नहीं था निश्चय ही वो भारत के लिए हानिकारक है, ऐसा मानने लगे। भारतीय राष्ट्रवादी उनके बड़े बड़े वेतनों तथा भत्तों और उदार पेंशनों से बहुत अप्रसन्न थे और उन्हें भारतीय धन के निकास का एक साधन मानते थे। दादा भाई नौरोजी उन्हें भारतीय रक्त को चूसने वाली जौ के मानते थे। आज भारतीय प्रशासकीय सेवा के पदाधिकारियों को बार बार ये स्मरण कराया जाता है कि वे अपने साम्राज्यीय भूत की बात भूलकर नवीन सामाजिक उत्तरदायित्व को स्वीकार करें और इस जनतांत्रिक ढांचे के लाभदायक अंगों के रूप में काम करें। शिक्षा, इतिहास लेखन तथा भारतीय पुनर्जागरण। बौद्धिक रूप से 18वीं शताब्दी का भारतीय समाज गतिहीन था। इस काल की राजनीतिक अस्थिरता के कारण परंपरागत शिक्षा प्रणाली की बहुत हानि हुई थी। पुनर्जागरण की भावना, जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, तर्क, मानववाद तथा कड़ा भौतिकवाद प्रधान था और जो इस समय पश्चिम को बदल रहा था, अभी भारत नहीं पहुंचा था। 18वीं शताब्दी के यूरोपीय हस्तक्षेप के कारण ये प्रक्रिया और भी मंद हो गई थी और भारत में प्रगतिवादी विचार नहीं पहुंच पाए थे। पृष्ठ 462। सीरमपुर के ईसाई पादरियों ने, जिनके हाथ में ईसाइयत का चिन्ह क्रॉस था, वे पहले लोग थे जिन्होंने भारतीय बालकों के लिए पाठशालाएं खोली। इनका मुख्य कार्य ईसाइयत का प्रचार करना था। प्रशासनिक आवश्यकताओं, व्यापारिक घुसपैठ तथा सस्ते लेखाकारों की आवश्यकताओं के कारण अंग्रेजी सरकार ने 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के सुधार के लिए 1 लाख रुपया वार्षिक का प्रावधान किया। राजा राम मोहन रॉय जैसे कुछ प्रगतिवादी भारतीयों ने सरकार को सुझाव दिया कि ये धन भारतीयों में गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन शास्त्र, शरीर रचना तथा अन्य उपयोगी विज्ञानों के प्रचार पर व्यय करना चाहिए। कंपनी के पदाधिकारी लगभग 2 दशकों तक इनमें आनाकानी करते रहे और अंत में लोक शिक्षा की सामान्य समिति ने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सरकार ने यह निश्चय किया कि ये धन केवल अंग्रेजी शिक्षा पर ही व्यय किया जाए। मैकाले का उद्देश्य एक ऐसी श्रेणी उत्पन्न करना था जो रक्त और रंग से भारतीय हो, परंतु अपनी प्रवृत्ति, विचार, नैतिक मानदंडों तथा प्रज्ञा से अंग्रेज हो, अर्थात वो ब्राउन रंग के अंग्रेज बनाना चाहता था। इसके अतिरिक्त वो भारत से मूर्ति पूजा समाप्त करना चाहता था। कुछ परिश्रमी अंग्रेज विद्वानों ने संस्कृत, भाषा विज्ञान, भारतीय संस्कृति तथा भारतीय इतिहास का गहन अध्ययन किया। सर विलियम जोन्स ने यूनानी इतिहासकारों के सेंड्रो कोर्स को चंद्रगुप्त ही निश्चित किया और ये प्राचीन भारतीय काल निर्णय में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसी प्रकार जेम्स प्रिंसेप तथा हेनरी मैसर ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफल हुए और उन्होंने अशोक के शिलालेखों तथा कुछ बौद्ध पुस्तकों का अनुवाद किया। इससे प्राचीन भारतीय इतिहास में एक नवीन अध्याय जुड़ गया। इसी प्रकार विलियम जोन्स, जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे, तथा जेम्स डंकन जैसे अन्य प्राच्यविदों के प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राचीन भारतीय साहित्य में रुचि उत्पन्न हुई। अंग्रेज लेखक इस बात पर गर्व करते थे कि अंग्रेजों ने भारतीय पुनर्जागरण का प्रारंभ किया। पर्सिवल ग्रिफिथ लिखते हैं, अंग्रेजों ने भारत में जो कुछ भी अच्छा बुरा किया, उनका ये दावा तो सत्य ही है कि उन्होंने भारत में पुनर्जागरण का प्रादुर्भाव किया। ये विश्वास करना बहुत कठिन है कि आधुनिक राजनीतिक विचार तथा 18वीं और 19वीं शताब्दी की वैज्ञानिक प्रगतियां भारत में न पहुंच पाती यदि यहाँ अंग्रेजी शासन न होता। आरंभिक काल से ही भारत ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी और यद्यपि परिवहन के साधन प्राचीन भी थे, तो भी यहाँ से पूर्व और पश्चिम से व्यापार तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान होता रहता था। तो इस प्रकार पश्चिम की नवीन धारणाएं यहाँ अवश्य आती, चाहे अंग्रेजी राज्य न भी होता। जवाहरलाल नेहरू ने सत्य ही कहा है कि कुछ लाभकारी परिवर्तन तो अंग्रेजों की अनिच्छा से भी आए, क्योंकि ये उनकी गतिविधियों के आकस्मिक तथा आशा रहित फल स्वरूप थे। अभी तो ये कहना अधिक सत्य होगा कि अंग्रेजों ने तो अपने राज्य के लाभकारी प्रभावों को कम करने का ही प्रयत्न किया, न कि उन्हें बढ़ाने का।
अंग्रेजों का अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रसार पर अत्यधिक बल देना तथा विप्रवेशन में विश्वास करने से शिक्षा प्रसार केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित रहा और जनसाधारण की शिक्षा की अनदेखी की गई और इस प्रकार अंग्रेजी शिक्षित और जनसाधारण वर्ग में एक खाई बन गई। यही नहीं, सरकार ने 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जब ये देखा कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार से उनके साम्राज्यीय हितों की हानि होती है, तो इसने अंग्रेजी शिक्षा प्रसार से मुंह मोड़ लिया। दूसरे, उदारवादी शिक्षा पर अधिक बल देकर तकनीकी शिक्षा की पूर्ण रूपेण अवहेलना की। शिक्षित बेकारों के प्रश्न ने बहुत विकट रूप धारण कर लिया। अंग्रेजी उदारवादी शिक्षा से कुछ आंतरिक विरोध उत्पन्न हुए। आधुनिक राजनैतिक जागृति, राजनैतिक संस्थानों की स्थापना तथा राजनैतिक आंदोलनों का चलना अंग्रेजी शिक्षा का उतना ही परिणाम था जितना कि साम्राज्यवादी नीतियों के विरोध स्वरूप। ये अंग्रेजी शिक्षित वर्ग ही था जिसने अंग्रेजी राज्य के सच्चे स्वरूप का भंडाफोड़ किया तथा आधुनिक राजनैतिक आंदोलनों के लिए नेतृत्व प्रदान किया। यदि इस प्रकाश में देखा जाए तो मैकाले की शिक्षा पद्धति का लाभ ही हुआ। पृष्ठ 463। सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव। भारतीय सामाजिक जीवन में पश्चिमी प्रभाव अधिक व्यापक है। इसने कला, स्थापत्य कला, चित्रकला, साहित्य, काव्य, नाटक तथा उपन्यास, यहाँ तक कि भारतीय धर्मों तथा दर्शन को भी प्रभावित किया है। इन क्षेत्रों में मार्गदर्शक तो अंग्रेजी सार्वजनिक अधिकारी तथा साहित्यकार थे और ये भावना आगे ले जाने वाला मुख्यतः अंग्रेजी शिक्षित वर्ग था, जिसमें प्रायः पत्रकार, अध्यापक, वकील तथा डॉक्टर थे, जो भारतीय सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं की अगुवा थे। पाश्चात्य प्रतिमान नहीं, आधुनिक संसार के प्रतिमान सामाजिक शिष्टाचार, पहनावा, भोजन खाने के व्यवहार, गृह उपस्कर, रूपांकन, निजी स्वास्थ्य व्यवहार, आमोद प्रमोद, क्रीड़ा तथा मनोरंजन, सभी में हमने इन प्रतिमानों को न केवल स्वीकार कर लिया है अपितु ये हमारे जीवन का अंग बन गए हैं। यद्यपि ग्रामों में अभी भी थोड़ी बहुत पारंपरिक पद्धति चल रही है। हाँ, स्वतंत्रता के पश्चात एक निश्चित प्रयत्न किया गया है कि पारंपरिक पद्धतियों को भी बढ़ावा मिले। ललित कलाओं, नृत्य, संगीत, वादन इत्यादि को अंग्रेजी राज्य के काल में कोई प्रोत्साहन नहीं मिला और केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही इन ललित कलाओं को प्रोत्साहन मिला है और अब ये समस्त संसार की ललित कलाओं को प्रभावित कर रही है। विशेषतः भरतनाट्यम, कथक, सितार, शहनाई तथा तबला वादन तथा शास्त्रीय संगीत। इसमें भी स्मरण रहे कि परिवर्तन एक प्राकृतिक क्रिया है और भारत में भी सामाजिक तथा दैनिक जीवन की प्रक्रिया में भी परिवर्तन अवश्य आते, भले ही अंग्रेजों से हमारा संबंध स्थापित होता अथवा नहीं। अंग्रेजों के जाने के पश्चात हमारे जीवन पर विदेश का प्रभाव हो ही रहा है, जैसा कि शेष संसार पर हमारा। जिन देशों में अंग्रेज नहीं भी गए, वहां भी पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव देखने को मिलता है। अतएव ये अंग्रेजी प्रभाव ही नहीं है अपितु शेष संसार का भी है। अंग्रेजी शासकों ने पुनर्जागरण प्लाजी पद्धति के अनुसार नगर भवन बनाए, रेलवे स्टेशन गॉथिक गिरजाघर पद्धति के अनुसार, सरकारी भवन तथा सचिवालय पाश्चात्य पद्धति के अनुसार, जिनमें कहीं कहीं पारंपरिक मुगल पद्धति का भी सम्मिश्रण था। पाश्चात्य शिक्षित वर्ग ने अपने निजी भवनों में भी इन पद्धतियों की नकल की। चित्रकला के क्षेत्र में रवि वर्मा, अवनींद्र नाथ, गगनेंद्र नाथ, जैमिनी राय तथा अमृता शेरगिल पाश्चात्य कला से बहुत प्रभावित हुए थे। साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, सरोजनी नायडू, मुल्कराज आनंद तथा R.K. नारायण, केवल थोड़े से नाम ही पर्याप्त हैं। अनेक लोग पश्चिम से प्रभावित हुए। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसी प्रकार अंग्रेजी शब्द तथा मुहावरे स्थानीय भाषाओं में आ गए हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, सिनेमा, हॉस्पिटल, वोट, इलेक्शन, रेस्टोरेंट, होटल, यूनियन तथा सैकड़ों अन्य शब्दों को आज अशिक्षित तथा दूर स्थित ग्रामीण जनता भी सुगमता से समझती और स्वीकार करती है। इसी प्रकार सरकार का उत्तरदायित्व, काम का अधिकार, रोटी तथा मकान, सामाजिक सुरक्षण, मजदूरों को संगठित करने का अधिकार, विधि के सम्मुख समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास इत्यादि का अधिकार अब भारतीय जीवन का अंग बन चुके हैं।
भारत की सांस्कृतिक तथा सामाजिक एकता का एक अन्य पक्ष भारतीय सेना है। सेना तथा उसकी रेजिमेंटों में एकता की भावना इतनी भर जाती है कि सैनिक प्रायः एक दूसरे को भाई से भी बढ़कर स्नेह देते हैं। यहाँ धर्म, क्षेत्र, जाति पाति सब भूल जाते हैं और सब एकत्व की भावना से लड़ते हैं। आर्थिक प्रभाव। चूंकि अंग्रेजी हस्तक्षेप तथा विजय का मुख्य कारण आर्थिक था, अतएव ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ इनका प्रभाव प्रमुख है तथा ये सब हानिप्रद तथा घिनौना है। उन्होंने भारत के संभावित आर्थिक धन का शोषण करने के लिए पूर्ण तथा कपटी मार्ग अपनाए। यद्यपि अंग्रेज सबसे अधिक विज्ञान तथा तकनीकी जानकारी रखते थे और उन्होंने 200 वर्ष तक भारत में राज्य किया, परंतु जब वे लोग यहाँ से गए तो 1947 में भारत आर्थिक रूप से अविकसित देश का चित्र प्रस्तुत करता था, जिसमें भुखमरी, निर्धनता तथा थोड़ी राष्ट्रीय आय थी और इसके लिए उत्तर